ओके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी सेंटर। हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स की, जो हम क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। ये सेकेंड चैप्टर होगा हमारा, जो नितिन सिंघानिया सर की हम क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने कई बार डिस्कस किया भी है कि हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं काफ़ी डायनेमिक होता है। अगर एक टॉपिक को, एक चैप्टर को किसी और चैप्टर में ले जाके कनेक्ट करें तो ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। इसको कनेक्ट करने के लिए आपको पूरी इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना चाहिए, और उसको किस पॉइंट से हमें कट इन किस में करना है ये भी पता होना चाहिए। जैसे अगर आज का जो चैप्टर देखा जाए तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। सेकंड चैप्टर है, यहाँ से मेंस प्रीलिम्स में सवाल बनाए जाते हैं। तो अगर हम इतना ही पढ़ा दें आपको कि बस आप दो दो पॉइंट्स है इसमें, एक जो है कि आपका यहाँ पे, एक सेकंड थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ, इकोनॉमिक इकोनॉमिक ग्रोथ है यहाँ पे, और दूसरा जो है कि आपका डेवलपमेंट। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कन्विंस होते होंगे मेरे लेक्चर से, क्योंकि जो मैं पढ़ाता हूँ इसमें मेरा यही ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो, ना कि फैक्ट्स को रिमाइंड करें। ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट है तो देखिए, मैं डायग्राम, पहली बात तो एक डायग्राम बनाता हूँ। डायग्राम इन द सेंस सर्कल है। जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ है ये, ठीक है, और हम दूसरा कलर ले लेते हैं यहाँ पे, दूसरे कलर से हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे और एक इसका लार्ज लेवल पे बनाते हैं, और हम इसको कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो आपके दिमाग में कैसे आएगा कि मतलब कि डेवलपमेंट जो वर्ड है ये काफ़ी डायनामिक है, और इसमें एक से ज़्यादा जो है कि ग्रोथ की बात की जाती है। तो अगर यहाँ मान लीजिए, अगर मैं एक अलग से फिर से कलर लेता हूँ और कलर के मार्क करता हूँ यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे ये हो जाता है। अगर दूसरा और मैं लूँ यहाँ पे तो ये एक अलग हो जाता है। अगर मैं और भी कोई कलर लेकर के यहाँ पे मार्क करूँ तो ये अलग होगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि एक इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। डेवलपमेंट काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी डायमेंशन होता है और इसका मल्टीपल आउटकम होता है। अगर हम कहते हैं कि हमारी सोसाइटी डेवलप्ड है, या फिर हमारी इकोनॉमिक डेवलप्ड है, या फिर हम पॉलिटिकली डेवलप्ड हैं, या फिर सोशली डेवलप्ड है, कहने का मतलब एक चीज़ नहीं है। और सोसाइटी, इकोनॉमिक, पॉलिटी, अदर कोई अगर डेवलप्ड है तो उसके पीछे जो छोटे छोटे ग्रोथ की बात की जाती है, ये भी जो कि साथ में काम करते हैं। यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में बताए जाते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश किया कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये यूनि डायरेक्शनल है, स्मॉल क्वांटिटी में है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम या पर्टिकुलर टॉपिक से या सेक्टर से रिलेटेड है। बट अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये मल्टी डायमेंशन है, ब्रॉड है, और बहुत ही डायनेमिक और मल्टीपल सेक्शन को जो कि इंक्लूड करता है। सपोज करिए हम कहते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी डेवलपिंग है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो इकोनॉमिक है डेवलप्ड है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की सोसाइटी डेवलप्ड है, वहाँ के पीपल्स काफ़ी डेवलप्ड हैं, अवेयर हैं, वहाँ पे जो बेसिक नीड्स है बहुत एडवांस्ड है। ठीक है। बट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, अभी भी डेवलपिंग इकोनॉमी है इंडिया की सोसाइटी, जो कि अभी डेवलप कर रही है। मतलब ये है कि अभी इन प्रोसेस में है, कंप्लीट मेच्योर नहीं हुई है। यहाँ पे देखेंगे हम क्या क्या सेक्शन में आज पढ़ेंगे, जो इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर के। इकोनॉमिक ग्रोथ है यहाँ पे, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, दो वर्ड दिए गए हैं इकोनॉमिक से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो हम यही डिफाइन करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में क्या। फिर अंडर डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको बारे में बात करेंगे। फिर तीसरा इंक्लूसिव ग्रोथ और वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ हम हमेशा सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप इसी पे इंक्लूड करना चाहें तो आप फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंक्लूजन की भी बात करते सकते हैं, यहीं पे जोड़ सकते हैं, और इसी को ला करके जन धन योजना को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को बेसिक और डायनामिक और सेक्शन वाइज नहीं पढ़ें, तब तक आप किसी स्कीम को अगर पढ़ते हैं तो आप पढ़ेंगे भूल जाएंगे, और उसको किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में ला करके या फिर सेक्शन में क्लब नहीं कर पाएंगे। राइट। अगर मान लीजिए चश्मा है, चश्मे में फ्रेम लगे हैं, कांच लगे हुए हैं, ठीक है, और ये
होल्ड किए जा सकते हैं, सब कुछ किया जा सकता है। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इसको एक एग्जैक्ट लोकेशन पे जहां होना चाहिए वहां पे है, और इस वजह से वो आसानी से सेट हो जाता है। वैसे ही जब तक आप सब्जेक्ट सिलेबस में आप यूपीएससी के पूरी प्रॉपर तरीके से स्टडी नहीं करेंगे, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, तब तक आप किसी भी स्कीम योजना को इंक्लूड करना, कनेक्ट करना बड़ा ही मुश्किल है। हमेशा हम सुनते हैं लोग हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, जन धन योजना, तो आप इसको कभी सोचे होंगे कि भाई हमें इस हिसाब से काम करना है, या फिर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड जन धन योजना, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन के बाद और एक्स्ट्रा करेंगे बैंकिंग सेक्टर में ला करके देखें। इकोनॉमिक्स तो भले ही चाहे कोई भी टीचर और स्टूडेंट्स किसी भी एंगल से पढ़े, बट इसको पढ़ने का मजा तभी है जब आप मल्टीपल सेक्शन, मल्टीपल टॉपिक, मल्टीपल चैप्टर को, ठीक है, मल्टीपल पॉइंट्स को ला करके कनेक्ट नहीं करेंगे, इंटरकनेक्ट। मेरा मानना है कि हर एक सब्जेक्ट में ही ये काम करता है। चाहे पॉलिटी इतनी आसान सब्जेक्ट है, पॉलिटी सबसे आसान सब्जेक्ट है, और उसको पढ़ने के लिए भी आपके पास एक आर्ट होना चाहिए। नहीं तो लक्ष्मीकांत पढ़ने बैठेंगे तो आपको कई महीने लग जाएंगे उसको सॉल्व करने के लिए या फिर पढ़ने के लिए, इतनी मोटी है। तो अगर आपको आइडिया पता है कि नहीं हमें प्रियम्बल, फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी एक साथ पढ़ना है, और लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एक साथ पढ़ना है, जुडिशरी एक साथ पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक साथ पढ़ना है। तो आप आसानी से मैक्सिमम 15 से लेके 20 डेज के अंदर एम लक्ष्मीकांत को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि नहीं ये सेक्शन है, ये इस सेक्शन के साथ पढ़ना है, इस सेक्शन को इस हिसाब से पढ़ना है। अब यहाँ पे आएंगे इन्फ्लुएंसर इंक्लूजन, फिर उसका मेजर इंडिकेटर, इंडिकेट्स क्या है कि हम इकोनॉमिकली रूप से डेवलप है। उसके बाद जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि अगर इंडिया कहता है कि मैं डेवलप्ड हूँ, मैं ये कॉन्ट्राडिक्शनरी वर्ड यूज करूंगा जितना बड़ा ही पॉलिटिशियन यूज करते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वर्ड यूज करते हैं 2027 तक शायद इंडिया आज ये डेवलप 30 तक डेवलप्ड कंट्री के रूप में हो जाएगा, ठीक है। बट डेवलप हो जाएगा उसके लिए मैं अभी अगर कैलकुलेट करने की हम लोग कोशिश करें कि जो कहा जा रहा है 70 साल की कैलकुलेशन बेस के हिसाब से तो बोला जा रहा हो कि अगले जो है कि 7 साल में हो जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि 70 साल में वो नहीं कर पाए जो 7 साल में करिश्मा हो जाएगा। हालांकि कुछ पॉलिटिकल लीडर का पॉलिटिकल कमेंट्स होता है तो हमें उसमें नहीं उलझना है, हमें ये करना है कि हम क्या एफर्ट्स लगा सकते हैं और क्या पैरामीटर होगा जब हम कहेंगे कि डेवलप्ड है। तो उनके लिए आपका जो वर्ल्ड लेवल पे इंडेक्स आता है, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल फूड अवेलेबिलिटी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, जेंडर इनक्वलिटी, तमाम जो इंडेक्स रिपोर्ट आती हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस की, उनमें जो आप बात करते हैं कि इंडिया का रैंक किस प्लेस पे है। अगर हम अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं और हम डेवलप्ड होने के कगार पे हैं तो इनका इंडिकेटर अच्छा होगा हमारे लिए। अब डर होता है किस बात का? जैसे हम कहते हैं कि हम फूड सरप्लस हैं, हम इतना अनाज उत्पादन करते हैं कि अपने देश के लोगों को खिलाते भी हैं और विश्व के अदर देशों को भी खिलाते हैं। तो दूसरी तरफ एक इंडेक्स जारी होती है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, और ये कहता है कि नहीं इंडिया का जो लोग इंडिया का प्लेस है, या फिर ये कहता है कि इंडिया का जो रैंक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडेक्स 2023 अभी है। अब इसमें कहता है इंडिया का रैंक 111 आउट ऑफ 125 रैंक कंट्री में। तो ये तो काफी दुर्भाग्य की बात है। ऊपर से एक चीज और ऐड कर दिया जाता है कि जिसके इसके नेबर कंट्री हैं इंडिया के, जैसे पाकिस्तान, अफगानी, बांग्लादेश, श्रीलंका, जो भी ये लोग हैं, उनमें इन लोगों की भी रैंक 111 से नीचे है, मतलब इंडिया से अच्छा बेटर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ठीक है, बेटर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो अब तो ये और आग में घी डालने की काम कर दे रहे हैं ना,
कि भाई एक तरफ हम कह रहे हैं फूड सरप्लस है, दूसरी तरफ देख रहे हैं कि हमारे यहाँ भूखमरी की संख्या ज़्यादा है। अब कैसे कह सकते हैं कि फूड सरप्लस है? अब आर्गुमेंट ये दे दिया जाए कि नहीं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट दिया वो बायस है। तो उनसे पूछो आप कि भैया आपसे क्या दुश्मनी थी कि आपको बायस से डिक्लेयर कर दिया कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे जो कॉन्ट्राडिक्शनरी स्टेटमेंट्स होते हैं या फिर रिपोर्ट्स होती है या फिर आर्गुमेंट होते हैं, उससे हमें बचना चाहिए, मेंशन करना चाहिए। अगर आता है तो हमें दूसरे डायरेक्शन से इंक्लूड करना चाहिए, हमें फूड प्रोडक्शन पे। और हमें अगर कुछ अच्छी चीज़ें लिखनी तो हमें कुछ बुरी चीज़ों को हाइड करके रखना पड़ता है कि नहीं, उसको थोड़ा पीछे रखो, अच्छी चीज़ को आगे रखो। जैसे मूवी होती तो उसमें कहा जाता है कि अगर हम अपने से बुरे लोगों को जो हमसे खराब है अगर हम उनसे कंपैरिजन करेंगे तभी तो हम बेटर दिखेंगे। आपको करना ये है कि भैया आपसे घर वाले पूछ रहे प्रीलिम्स हो रहा है, मेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप कहेंगे कि नहीं हम मेंस में जा रहे हैं, ठीक है, घर वाले खुश हो जाएंगे। तो कुछ दिन दिए, फिर उसके बाद इंटरव्यू की कॉल नहीं हो रही है, तो घर वाले कहेंगे नहीं क्या कर रहे हो, तो आप कहेंगे देखिए फलाने हैं, उनका भी तो लड़का तैयारी कर रहा है, उसका प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा है, हमारा जो कि मेंस हो रहा है, मेंस में अपीयर हो रहा हूँ कम से कम। बट वहीं दूसरी तरफ आप कंपैरिजन करिए उस व्यक्ति का कि जो प्रीलियम्स भी क्वालिफाई कर रहा है, मेन से भी इंटरव्यू में अपीयर भी हो रहा है, सिलेक्शन नहीं ले रहा, तो ये तो बेटर है ना आपसे कि नहीं वो इंटरव्यू में जा रहा है, आप मेंस में ही अटके पड़े हैं। तो कंपैरिजन आप किससे करते हैं, मैटर ये भी करता है आपके डायमेंशन का, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स, स्टंटिंग, माल न्यूट्रिशन, वेस्टिंग, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड जैसे इंडेक्स है उनको इंक्लूड किया जाता है, जो आपका लेस देन 5 ईयर के एज में तो मोर्टालिटी रेट को जो इंक्लूड किया है। तो इस वजह से विवाद हो जाता है कि भाई हम जो कर रहे हैं वो कितनी हद तक सही है और कितना और होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, चौथा यहाँ पे है मेजर इंडिकेटर इंडिकेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। पांचवा देखेंगे तो हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लेकर के। छठा जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स को करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है। आठवां वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है। नौवां है OECD बेटर लाइफ इंडेक्स है। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है। क्लासिफिकेशन ऑफ द कंट्री बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। कहने का मतलब 8-9 पॉइंट्स टॉपिक होंगे हम जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। अब हम आगे चल कर के बात करेंगे इनको कि भाई आगे हमें क्या करना है और कैसे करना है। सपोज करिए कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। अगर आपसे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के बारे में बात किया जाए तो अभी जो चेंज हुआ है और लास्ट ईयर की जीडीपी के तुलना में हम इनटू 100 करेंगे तो हमें जो है कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है कि पता चल सकता है। बट बात ये नहीं है, बात ये है कि हम कितना कर रहे हैं क्वांटिटी में और क्वालिटी भी कितनी है। अभी हम आगे इंडेक्स पढ़ेंगे जो दिया गया, उसमें इंडिया की स्थिति बहुत बुरी है। तो हमें कैसे करना आगे, जैसे मान कि मेजर किया जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ को चेंज इन द आउटपुट ऑफ द जीडीपी, ठीक है, और पर्टिकुलर सेक्शन में बात की जाती है ग्रोथ की। दूसरी चीज है कि अदर हैंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और ये डील करता है अदर सोशल इंडिकेटर को भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंक्लूड करता है। जैसे इकोनॉमी जीडीपी जीवीए ही नहीं है, नेशनल इनकम ही नहीं है, उसमें आपका आ जाता है आप क्या कितने गरीब लोग हैं और आपके यहाँ कितने लोग अनएम्प्लॉय हैं, बेरोजगार हैं, आपके यहाँ जेंडर इनक्वलिटी कितनी है, आपके जो वर्क हो रहा है तो उनमें महिलाओं का कितना भागीदारी, पता चले महिलाएं घर पे हैं पुरुष ही काम कर रहे हैं। तो ये भी एक तरह की जो है कि डिस्पारिटी या बैकवर्डनेस को इंडिकेट करता है। अगर किसी के घर में केवल पुरुष ही वर्क करता है तो ये कहीं ना कहीं आपका बैकवर्डनेस है, कोई महानता या महाराजा धीराज की फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। आज की जो सिचुएशन है, आज की जो डिमांड है कि वुमेन्स और मेन कभी कम नहीं, उनको टेस्टोस्टेरोन जो उनकी बॉडी में रिलीज होता है उसको छोड़ करके वुमेन और मैन और वुमेन के बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं है। डिफरेंसेस और जो बायोलॉजिकल है कि रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है उनके अंदर, उनके अंदर नहीं है। बट अगर टेस्टोस्टेरोन को अगर छोड़ दिया जाए कि जो वुमेन में कम रिलीज होता है, मेन में ज़्यादा रिलीज होता है,
तो उसके बाद तो वुमेन मेन में कोई अंतर नहीं, उनके पास भी अपना हाथ पैर जो ह्यूमन सिंपल लिविंग होती है जैसे मेन का होता है। तो अगर आप ये कहते हैं कि वुमेन काम नहीं करेगी और हम काम करेंगे, तो ये भी तो इंडिकेट करता है ना, तो आपकी देश की जो पॉपुलेशन है 50% तो घर में बैठी हुई है, क्योंकि जो देखा जाए मैन और वुमेन के बीच का जो रेशियो है 2 ही 1% ऊपर नीचे होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 50% दोनों जो कि बराबर है, इक्वालिटी होती है। बट अगर आप जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी या इनइक्वालिटी नहीं है, या फिर इनइक्वालिटी है, असमानता है, समानता नहीं है, तो वो भी एक तरह का आपका बैकवर्डनेस इंडिकेट करता है। जैसे आप अगर चले जाओ डेवलप्ड कंट्री में, तो वुमेन्स खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है, और ऐसा नहीं कि वो हस्बैंड या फिर अपने ससुराल वालों पे डिपेंडेंट होती हैं, वो खुद इंडिपेंडेंट होती हैं स्कूल कॉलेज के समय से, और अपनी चॉइस से, अपनी की चॉइस होती है। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, फाइनेंशियली अगर इंडिपेंडेंट हो, तो आपको किसी से डिसीजन या कोई भी इतना पावरफुल नहीं कि आपके डिसीजन को मैनिपुलेट करते। कहते हैं पावर, डेफिनेशन ऑफ द पावर, द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द अदर्स पीपल्स डिसीजन। आपके अंदर वो पावर अगर है आपके, तो वो चीज होती है कि जो दूसरे के डिसीजन को आप इन्फ्लुएंस कर सकते, बिहेवियर को चेंज कर सके, दैट इज द पावर। ठीक है, पावर का मतलब यही नहीं है कि दांत तोड़ देना, मुंह तोड़ देना, ऐसा नहीं। पावर मीनिंग इज द कैसे भी करके आप उनके डिसीजन को मैनिपुलेट कर दे। मार के तो कर नहीं सकते, एक समय के बाद फिर वो उस पर उनको आप ब्रेन वॉश करिए। ठीक है, जैसे लोग कहते हैं ना कि लब जिहाद में जो होते हैं लोग ब्रेन वॉश करके सब कुछ कर देते। और उसके बाद इनकम इनक्वालिटी होती है। इनकम इनक्वालिटी का मतलब कोई व्यक्ति एक ही प्लेस पे काम कर रहा है, और एक एक्सपीरियंस्ड है, एक नॉन एक्सपीरियंस्ड है, फ्रेशर है, चलो बात तो समझ में आती। लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड है दोनों, बट उनको जेंडर रेस के हिसाब से अगर डिस्क्रिमिनेट करते हो, वुमेन से उसको कम वेजेस दें, मैन है इसको ज़्यादा, जो कि हम देख क्यों भाई, वो भी एक फाइल बना रही है, रिप्रेजेंटेशन बना रही है, डायग्राम बना रही है, ये भी बना रहे, तो उनको क्यों जो कि डिफरेंट डिफरेंट जो है कि वेजेस दिया जाए। हेल्थ आपकी कैसी, आपके सोसाइटी या फिर आपके इकोनॉमिक, आपके कंट्री में जो हेल्थ का सिचुएशन है वो क्या है, पता चले। आधी पॉपुलेशन जो वुमेन है, एनीमिया जैसी या फिर अदर कोई वुमेन्स की जो डिजीज है उससे सफ़र कर रही है, और आयरन की, कैल्शियम जैसी डिफिशियंसी है, और जो मेल हैं उनके अंदर भी कुछ अलग तरीके की प्रॉब्लम्स चल रही है। तो आप कितने हेल्दी हो, आप अगर इनकम जनरेट करते हो तो क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं ना कि आपके आपका अपना हेल्थ बेटर हो, आपका लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो। पता चले लाखों रुपए कमा रहे हो, उसके बावजूद भी आप एकदम सड़े गले में रह रहे हो, मतलब कोई फूड की क्वालिटी नहीं है, और ड्रिंकिंग वाटर जो कि आपका पोर्टेबल नहीं है, पीने योग्य नहीं है, और आपकी जो न्यूट्रिशंस कैलोरी प्रोटीन से लेना है, ये भी जो कि प्रॉपर तरीके से नहीं ले पा रहे हो, तो उस कमाई का, उस पैसे का क्या ही मतलब है। हालांकि कुछ पेरेंट्स होते हैं अपनी चॉइस और अपने हेल्थ को लेकर के सैक्रिफाई करते हैं, क्योंकि मैं अपने बच्चे को अच्छा एडुकेशन दे दूं। ऐसा ही कुछ होता है ना कि भाई फादर कहता है कि मैं ये चीज़ नहीं लूंगा तो फिर मेरे बच्चे को काम आएगा, ये दैट इज द गुड थिंग। बट एक सिचुएशन के बाद ये भी है कि भाई वो बीमार है फिर भी मेडिसिन नहीं ले रहे, फूड नहीं ले रहे हैं अच्छे से, तो वो भी एक तरह से बुरा बात है, वो नहीं कर पाएंगे, तो उसका बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक है, या सर्कुलर जो है कि इम्पेक्ट करेगा। पैसे कमाए, हेल्थ गड़बड़ हुई, फिर उसके बाद हेल्थ जब गड़बड़ आप काम पे नहीं जा पाए, इनकम कम होगी अनफॉर्चुनेटली, या फिर इवेंचुअली ऐसा सिचुएशन आएगा आप फाइनेंशियली ट्रबल करने लगेंगे। अगर आपकी हेल्थ सही है, 10 रुपये कमा रहे हो, 2 रुपये अपनी हेल्थ पे खर्च कर दो, तो वो 2 रुपये आप फिर से अगले मंथ में रिकवर कर सकते हो। बट नहीं करेंगे तो पता चले जो 10 रुपये कमा रहे थे 8 रुपये बच रहा था, 2 रुपये के चक्कर में 8 रुपये जाएगा। हेल्थ को लेते, फिर उसके बाद एडुकेशन लेवल क्या है, लिटरेसी लेवल क्या है, आपके यहाँ पे जो लोग हैं पता चले सभी लोग अनस्किल्ड हैं, एडुकेट नहीं है, उनको पता नहीं है, बस वही मोटे कामों में लगे हुए हैं। इंडिया का सिचुएशन यही है ना, लार्जली लार्जली लोग वही मोटे काम करने के लिए हैं, लेकिन कोई ऐसा बारीक या फिर स्किल वोकेशनल ट्रेनिंग जैसी चीज़ें नहीं मिलती है उनको, और एक समय ऐसा आता है कि वो करते करते कुछ नहीं कर पाते, फिर बाद में मोटे काम करते हैं जिसमें दिन भर फिजिकली
वर्क करना, फावड़ा चलाना है या फिर कुछ ऐसा करना है। अब इसके बाद आते हैं दैट इकोनॉमिक ग्रोथ ओनली द सिग्निफाई द क्वांटिटेटिव चेंज। और जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये दोनों करता है, दोनों रिफ्लेक्ट करता है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, गुणात्मक मात्रात्मक, गुणवत्ता और मात्रात्मकता दोनों को देखता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम डिफरेंसेस देखेंगे कि जो फैक्टर्स हैं जो कि पॉसिबल फैक्टर द क्वांटिफाई द इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे क्वांटिफाई करते हैं इसके बारे में पता। तो देखिए, अगर आपके देश की कंट्री की इकोनॉमिक का डेवलपमेंट है तो उसके लिए दो फैक्टर्स होते हैं। एक आपका इकोनॉमिक फैक्टर्स होता है, दूसरी नॉन इकोनॉमिक या पॉलिटिकल फंक्शन बोल सकते हो आप, सोशल। अगर हम इकोनॉमिक फैक्टर में आते हैं, जो हमारी फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो इसमें पहली बात तो आपके पास नेचुरल रिसोर्स होना चाहिए। तो नेचुरल रिसोर्स पे मैं एक अपना ओपिनियन देना चाहूँगा। आप मान लीजिए कि नेचुरल रिसोर्स की बात कर रहे हो आप, बट जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अगर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे नेचुरल रिसोर्स तो बहुत है, फिर भी वो क्योंकि बैकवर्ड है, क्यों नहीं आगे आए। तो देखिए, रिसोर्स हो जाना बड़ी बात नहीं है, उसको यूटिलाइज करना भी बहुत जरूरी। पैसे हो जाए तो आपको पता होना चाहिए कि पैसे का क्या यूटिलाइजेशन है, नहीं पता चले आप पैसा है बड़ा बना करके करोड़ों रुपए का बंगला वैसे छोड़े, कोई काम नहीं। चलिए बनाए तो उसको रेंट पे दे दीजिए, लेकिन आपको रेंट पे तभी मिलेगा ना रेंट वाले, जब आपका अच्छा लोकेशन होगा। पता चले कि आप बिना मतलब का बना दे तो वो तो आपका 1 करोड़ रुपए वेस्ट जाएगा ना। 5 साल के बाद बिल्डिंग पुरानी हो जाएगी, फिर डिप्रिसिएशन का जो प्रोसेस होता है वो आपका इंक्लूड होगा, 1 करोड़ रुपए का ब्याज भी नहीं निकला। हाँ, लेकिन वही होता है सिटी में लोग होते हैं जो मतलब होते हैं पीजी, दिल्ली में चलाते हैं, अपने बेडरूम को कट करके बना देते हैं, 8x8 6x6 का रूम बना देते हैं, अपना लोग आसानी से करते हैं, रहते हैं स्टूडेंट्स, और लाखों रुपए जो कि वो उसी से कमा रहे हैं, छोटे से मकान से 2-3 फ्लोर बना दिए, क्योंकि रेंट वहाँ पे महंगा है, ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग। तो अब यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स की बात, फिर उसका कैपिटल फॉर्मेशन, आपकी जो इकोनॉमिक है कितनी कैपिटल फॉर्म कर पा रही है। पता चले आप कोई चीज बना रहे हो, आप उसको बनाने में आपका जो है कि बहुत ज्यादा पैसा लग जा रहा है, लेकिन आप उस चीज को कहीं और से लेकर के आए, किसी और कंट्री से मंगाए, तो वो सस्ती पड़ती है। तो इसलिए आपको जरूरी ये है कि आप ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करो कि जो कम पैसे में ही अच्छी क्वालिटी क्वांटिटी में जो है कि गुड्स बना सके, जिससे कैपिटल बन सके। एक्सेसिव आउटपुट इन द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में आपका अच्छा होना चाहिए, परफॉर्मेंस होना चाहिए, और स्ट्रक्चरल चेंजेस होने चाहिए। स्ट्रक्चरल चेंजेस का मतलब आपकी इकोनॉमिक में पॉलिसी और जो लॉ रेगुलेशन है काफ़ी अच्छे होने चाहिए, और डिमांड के हिसाब से लॉ कानून होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आज 100 साल पुराना जो कि कानून अभी भी इम्प्लीमेंट में कर रखे हो। जैसे हम कहते हैं ना बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, तो क्या अगर उसको बीच में अमेंडमेंट नहीं किया गया होता तो आज भी वो इम्प्लीमेंट इफेक्टिव होता नहीं। क्यों? क्योंकि 20 साल पहले की सिचुएशन अलग थी, 20 साल के बाद अलग हो गई है, तो आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू डिमांड और रिक्वायरमेंट के। उसके बाद इफेक्टिव फाइनेंशियल सिस्टम, आपके पास फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसके लिए ये चीज़ होनी चाहिए कि पैसा कैसे उसको दिया जाए। सपोज करिए आप चाहते हो कोई ऑनलाइन एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलना, तो आपके लिए कम से कम 10 से 15 लाख रुपए नॉर्मल ही है। अगर कोई भी बिजनेस करते हैं आप तो 15 लाख रुपए के नीचे है तो नहीं हो पाता जल्दी। वो जल्दी क्या हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इतना कंपटीशन है और इतना सडनली नहीं हो सकता जितना आप सोचेंगे, तो आपको ट्रेवल करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम नॉन इकोनॉमिक फैक्टर को देखते हैं तो ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल का मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन है, मान लीजिए इंडिया की जो 1.5 है, मान लीजिए करोड़, मैं कुछ हो सकता कुछ ज़्यादा बता रहा हूँ, अभी डाटा सेंसस नहीं हुआ है तो इस वजह से अब जो 2011 का सेंसस है वो आपका 1.21 के पास है, 125 के। तो अब यहाँ पे क्या है कि 1 करोड़ है, और तो इसकी जो पॉपुलेशन जिसको हम कहते हैं, जो एज है इनकी 14 से लेकर के आपका 65 तक है, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में बोलते हैं या फिर वर्किंग एज के रूप में बोलते हैं। अगर इनकी पॉपुलेशन इंडिया में 70% के आसपास है, तो इनका आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, और इनका एक रिसोर्स
जो पॉपुलेशन है एक रिसोर्स के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं। अगर इनका यूटिलाइज नहीं किया 60 से 70% जो पॉपुलेशन वर्किंग एज में है, तो समझिए आने वाले समय में ये बोझ बन करके रुक जाएंगे। एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, स्किल्ड डेवलपमेंट, अगर आपको अच्छा डेवलप होना है इकोनॉमिकली, तो आपकी एजुकेशन जो फैसिलिटी है, एजुकेशन सिस्टम है, वो बहुत अपडेटेड होना चाहिए और अपग्रेडेड होना चाहिए और डाइवर्स होना चाहिए। उसके बाद टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए और स्किल्ड होनी चाहिए लोगों को। इफेक्टिव लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाना चाहते हैं और वहां पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती, राजनीतिक अस्थिरता, तो इसमें फिर दिक्कत आएगी। तो आप कैसे इस चीज को कर पाएंगे। तो इन सारी चीजों को लेकर लास्ट में आता है एथिक्स, सोशल वैल्यू की बात करते हैं। देखिए सभी लोग एथिक्स, वैल्यू, इंटीग्रिटी की बात करते हैं, बट फैक्ट्स इज दैट कोई भी इस बारे में सोचता नहीं है जब वो सक्सेस हो जाता है। तो उनको बस यही कि हाउ टू अर्न द प्रॉफिट। अब आगे आते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं कि क्या है इनमें। देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ हमने पहले कहा कि ये पहली बात तो केवल यूनिडायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शन नहीं है, ये क्वानिटेटिव, ठीक है, पे ही बात करता है। बट अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्वांटिटी, क्वालिटी, मात्रात्मक की बात करता है, मात्रात्मक, और ये आपका मात्रात्मक एंड गुणात्मक दोनों की बात करता है। इसके बाद स्कोप ऑफ द जो है इसका इकोनॉमिक ग्रोथ का बहुत नैरो है, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, स्कोप है। जैसे ग्रोथ इंप्रूवमेंट इन द डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर, जैसे मैंने पहली बात की है ना, क्या क्या है। उसके बाद मेजर द इकोनॉमिक ग्रोथ, ये जो है टू मेजर द इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी, जीएनपी एज ए कंसीडर। बट जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ह्यूमन की बात करते हैं, डिफरेंट सेक्शन को लेकर के, कितना ह्यूमन डेवलपमेंट है, इंडेक्स हुआ, लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है, एडुकेशन कितना लेवल तक का है, फिर बेसिक इन्वायरमेंट की जो बात करते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे करते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे अंडर डेवलप। अभी देखिए आते हैं ना डेवलपमेंट, डेवलपिंग, अंडर डेवलपमेंट क्या होता, अंडर डेवलपमेंट है जैसे कहते हैं ना कि ये अंडरवेट है, मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं है, या फिर जो है कैपेसिटी उससे ज़्यादा, जो उसके अंदर स्ट्रेंथ है या फिर जो स्कोप है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फैलने का, बाद फैलने पर, तो इसके लिए बात करें लो लेवल इनकम, लो लेवल डेवलपमेंट करेक्टराइज बाय लो लेवल द पर कैपिटा इनकम है, ठीक है। और अंडर डेवलपमेंट कंट्री में प्राइमरी सेक्टर द प्रोवाइड, प्राइमरी सेक्टर का मतलब यहाँ पे इस चीज को लेके है, जब हम इकोनॉमिक को क्लासीफाई करते हैं तो दो सेक्शन में करते हैं ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, एक सेकेंड, जब देखिए इकोनॉमिक की अगर हम बात करते हैं, इकोनॉमिक की अगर हम बात करते हैं तो एक देखिए जनरली ये होता है कि हम एनालिसिस करते हैं किसी चीज को लेके। जैसे मान लीजिए कि अभी यहाँ पे बात किस चीज को लेके चल रही थी, यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर, तो इकोनॉमिक को हम क्लासिफाई कर दिए हैं बेस्ड ऑन द एक्टिविटी। जैसे हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं। दूसरा सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं। थर्ड टरस्टरी की सेक्टर की बात करते हैं। प्राइमरी सेक्टर में जनरली हम जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं उनको लेकर के, जैसे मान लीजिए कि हम क्या कहते हैं कि इसमें आप कुछ इस तरह से कि भाई रॉ मटेरियल जैसे एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, इनको लेके माइनिंग है, उनको। सेकेंडरी सेक्टर में हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, जो मैन्युफैक्चर करते हैं किसी चीज को, कलम को जो मैन्युफैक्चर करिया, इसको जो है कि करते हैं। और टरस्टरी सेक्टर की हम बात करते हैं, तृतीय सेक्टर की, तो इसमें हम सर्विस सेक्टर की बात करते हैं। सर्विस सेक्टर जो इनविजिबल हो और इनटेंजिबल हो, इनटेंजिबल, जिसको देखा ना जा सके, छुआ ना जा सके। मैं पढ़ा रहा हूँ, अब मैं पढ़ाया, आप देख सक रहे हैं नहीं, मैंने क्या पढ़ाया ये देख रहे हैं, ठीक है, ये चीज है रियलाइज करा। आप क्या पढ़ा रहा हूँ जो उसको टच करते नहीं, तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ, वकील जो आपको एडवोकेट की तरह सजेशन दे रहा है, लीगल डॉक्टर जो आपका ट्रीटमेंट कर रहा है, ये सारी चीजें
ये आपकी किस में आती है, सर्विस, सेवा आती है, इन चीज को लेकर के हम इंक्लूड करते हैं। तो इकोनॉमिक को इस हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है। और जो कह रहे हैं कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है लार्जली वो प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर जैसी चीजों पे डिपेंडेंट। सेवरल कॉमन फीचर्स इनका क्या है अगर यहाँ पे देखते हैं तो देखिए, लो जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर कैपिटा के हिसाब से, फिर लो कैपिटल फॉर्मेशन है, हाई लेवल ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है, फिर उसके बाद लो लेवल द प्रोडक्टिविटी ऑन द लेबर, जो अनस्किल्ड लोग हैं, पॉवर्टी, हाई पॉवर्टी है, फिर उन इनकम इनक्वलिटी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी बहुत। कंपोजिट डेवलपमेंट इंडेक्स, देखिए एक इंडेक्स आता है कंपोजिट, यहाँ पे बात करते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, कंपोजिट कंपोजिट डेवलपमेंट इंडेक्स सी रघुराम राजन कमिटी जो कि इसने सबमिट किया रिपोर्ट को लेकर के, कॉल द कंपोजिट डेवलपमेंट इंडेक्स 2013 में। और कमिटी ने सजेस्ट किया कि डिटरमाइन द अंडर द डेवलप्ड स्टेट, और क्या, और उसके लिए इसने 10 जो है कि सब कंपोनेंट इंक्लूड किया था कि आप स्टेट को जो है, ठीक है, जो राज्य हैं उनको, कुछ को आप अंडर डेवलपिंग दोनों के हिसाब से ये आगे चीज करते हैं। तो अब हमारे हमारे जो नॉलेज में है या फिर जो हमें आगे करना है कि इंक्लूसिव ग्रोथ वर्सेस, हमने कहा ना कि बात किए थे इंक्लूसिव ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं। इंक्लूसिव का पहले मतलब समझिए, इंक्लूसिव का मीनिंग रियल में क्या है। रियल मीनिंग ऑफ द इंक्लूसिव, इंक्लूजन का मतलब होता है इंक्लूजन, यहां पे फिर से इंक्लूजन, इंक्लूजन का मतलब होता है कि इंक्लूड करना, इंक्लूड करना। जैसे मान लीजिए हम कहें फाइनेंशियल इंक्लूजन, फिनेंशियल इंक्लूजन, तो अब ये फाइनेंस में सबको इंक्लूड करना, चाहे अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे और कोई रामलाल श्यामलाल जाए जो लोग हो, बट यहाँ पे इस चीज को लेकर के बातें करनी है। तो उनके पास क्या होना चाहिए फाइनेंशियल इंक्लूजन का, पहली बात तो बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, बैंक के अकाउंट उनके पास भी होना चाहिए, मतलब वित्तीय पहुंच उनके पास होनी चाहिए। इस चीज को लेके फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेके, ग्रोथ के बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया था कि रियल में इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में क्या। अब देखिए इंक्लूसिव रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ है, इंक्लूसिव ग्रोथ की, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन पैसे का उसी में, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ, यहाँ पे ऐसे आप इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगर यहाँ पे ऐड ऑन करूँ तो ऐसे कि जैसे मान लीजिए कि इकोनॉमिक इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ इस हिसाब से है, और इसमें फाइनेंशियल फिनेंशियल इंक्लूजन, इंक्लूजन, ठीक है, या इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करें, यहाँ पे हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करें, इंक्लूसिव ग्रोथ, फिर उसके बाद आप ले जा करके डेवलप की बात करें। तो मतलब एक सीरीज बनी हुई है, आप यहाँ से चले तो इसको टच करना है, फिर ये करें, जैसे आपको मॉडर्न इंडिया पढ़ लेना, फिर पॉलिटी पढ़ लेना, ज्योग्राफी पढ़ना, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, फिर इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है कि आप आगे कैसे एडवांसमेंट में जा रहे हो, ठीक है। तो ये चीजें थी, और इसके बाद एक सेकेंड थोड़ा सा टाइम दीजिए, एक सेकेंड, ओके। देखिए, तो हमने इंक्लूसिव ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे देखिए ये रहा। और अगर हम बात आते हैं फाइनेंस इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, तो देखिए ये वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजेंटल दोनों के इनइक्वालिटी को इंडिकेट करता है, और ये रीजनल डिस्पारिटी को, हमने कहा ना रीजनल डिस्पारिटी इंक्लूसिव ग्रोथ की, जैसे एक होता है कैपिटलिज्म और एक होता है इंक्लूसिव। तो ये बात एक बार आए थे कैसे कैपिटलिज्म से हम कैसे जो कि इंक्लूसिव ग्रोथ ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है कि जैसे मान लीजिए कि ये कह रहे हैं ना कि ये वर्टिकल, यहाँ पे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, जैसे ये कह रहे हैं कि अगर हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं इन
इंक्लूसिव ग्रोथ, ग्रोथ की बात करते हैं तो ये देखिए आपका वर्टिकल भी होता है, हॉरिजेंटल भी होता है। ये आपका वर्टिकल है, ये आपका हॉरिजेंटल है। जैसे मान लीजिए ये इंडिया का मैप है, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैप बना रहा हूँ इंडिया का, ठीक है, ये इंडिया का मैप। तो इंडिया का हर एक कोने में, हर एक कोने में जो कि सबका होना चाहिए। और इसके बाद तो हो गया, फिर उसके बाद कि ये तो आपका हॉरिजेंटल हो गया, ये अगर ऐसे कर रहे हैं तो दूसरा चीज ये आ गई यहाँ पे कि एक लेवल पे जाना चाहिए कि आपके इनके में कितना है, 50 है, इनके में 100 यूनिट है, तो ये वर्टिकल हो गया आपका ये यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंक्लूसिव यहाँ पे कह रहे हैं ना, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ये रीजनल डिस्पैरिटी को इंडिकेट करता है और ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों इनइक्वालिटी को इंडिकेट करता है। बैलेंस ग्रोथ की बात करता है ऑल थ्री सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ऑल सेक्टर मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरेस्टरी, जैसे रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, तीनों। अब इसके बात करते हैं, मतलब ये है कि इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ से ज्यादा ब्रॉडर एरिया को कवर कर रहा है। इसके बाद रिड्यूस द लेवल ऑफ द पॉवर्टी इन द वे ऑफ द गैप बिटवीन द हैव नॉट ए गोज। फिर उसके बाद अप्रोच आप कैसे कर सकते हैं इकोनॉमिक, फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ शुड बी फोकस ऑन द प्राइमरी इनइक्वालिटी के बारे में ये बात कर रहे हैं। तो ये तो हमने डिस्कस किया। अब आगे आते हैं कि क्या बात करें, चैलेंजेस कैसे क्या क्या हो सकते हैं अचीव द इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में क्या करते हैं, चैलेंजेस क्या। अब देखिए ग्लोबल मल्टी डायमेंशन इंडेक्स, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स 2020। अब देखिए 2020 है, अभी 2023 का अभी आने वाला है, अब आ जाएगा, इसको हम अपडेट कर लेंगे। और उस समय देख लीजिए कि मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स में 62 में 107 कंट्री में थी। फिर उसके बाद ये भी कहा जाता है कि नेशनल हेड काउंट पर परसेंटेज, हेड काउंट रेशियो बेस्ड ऑन द हेड काउंट के में से कितने हर इंडिविजुअल के रूप में कितने लोग जो है कि गरीब हैं। तो ये कुछ इंडेक्स है, जैसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स है, और ये मेजर करता है A103 कंट्री को। तीन इसके पिलर हैं, तीन पिलर, इकोनॉमिक ग्रोथ, अरे ग्रोथ, डेवलपमेंट, इंक्लूजन, इंटर जनरेशन इनक्वालिटी। फिर इंडिया रैंक 62 है, ठीक है, ये 2000 मतलब 18-19 की इंडेक्स है उसको लेकर के। अब यहाँ पे आते हैं मेजर इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ को, जैसे कौन कौन से इंडेक्स हैं जिनको हम इंडिकेट करते हैं कि नहीं ये डेवलप है या फिर अंडर डेवलप्ड है, या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी बढ़ी हुई है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर आप इकोनॉमिक डेवलप्ड हैं तो आपका एक लेवल होगा, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ में चल रहे हैं तो उसका डाउन होगा। जैसे मान लीजिए इंडिकेटर की बात करते हैं, पहला अगर हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लीजिए पहला अगर हम देखें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में अगर बात करते हैं, इनका भी स्थिति बहुत ही नाजुक है। अगर हम इसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का बैकग्राउंड देखें 1990 में, देखिए ये एक ऐसा इंडिकेटर करता है कि लड़ाई भिड़ाई अपनी जगह है और इकोनॉमिक विकास अपनी जगह है। भारत के जो अमर्त्य सेन थे और एक पाकिस्तान के जो एक थे, अभी यहाँ पे आगे उनका भी नाम आएगा हो सकता है, तो उन दोनों ने लोगों ने मिलकर, एक पाकिस्तानी और इंडिया ने मिल करके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि बनाया हुआ था और इसको पब्लिश किया गया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के यूएनडीपी के द्वारा 1990 में पहली बार। और इसको जो कि डायमेंशन में कहा था कि लॉन्ग एज द हेल्दी लाइफ, बीइंग नॉलेज, हैव अ डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड, ये 3 पैरामीटर को इंडिकेट किया था। अदर जो 4 इंडिकेटर थे इसमें, और जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ही सब पार्ट और के थे, जैसे मान लीजिए कि ये है अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इनइक्वालिटी एडजस्टमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, दूसरा है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है, तीसरा है आपका यहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है, और जो कि लास्ट में जो बात करते हैं मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स को लेकर के, मतलब IHDI, GDI, MPI और GII को इंक्लूड करके हम बोलते हैं कि ये यहाँ पे आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI आता है। इसको पब्लिश किया जाता है UNDP के द्वारा पब्लिश किया जाता है। इज दैट क्लियर, ये बात हो गई। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं HDI द इशू द रैंक कंट्री द टर्म द ह्यूमन डेवलपमेंट कंबाइंड मेजरमेंट 3 डायमेंशन को लेकर के करते हैं।
लॉन्ग हेल्दी लाइफ, जो मैंने पहले ही कहा उस चीज को अभी आप यहाँ पे फिर ये करें। इंटरनेट की वैल्यू की बात करते हैं तो वैल्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम इसको एक एक करके डिस्कस करें। अब यहाँ पे देखिए कुछ डिटेल में दिया गया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लेकर के। फिर इनइक्वालिटी एडजस्टमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया है, ये भी 2005 से पब्लिश किया जा रहा है। इसमें इनइक्वालिटी की बात की जाती है। इनइक्वालिटी आप जेंडर पे कर सकते हो, इनकम डिस्पैरिटी पे कर सकते हैं। हालांकि इसमें भी पुरानी रिपोर्ट है तो इसलिए हम इसको नहीं करेंगे, जब रिपोर्ट आएंगी तो उनको करेंगे। फिर आगे जेंडर इनइक्वालिटी की बात करते हैं। जेंडर का मतलब ये यहीं पे हो गया, मेल एंड फीमेल के बीच में क्या डिफरेंसेस है इसको लेकर के। देखिए ये प्रियोर 2010 से, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्टेड बाय यूएनडीपी के, क्योंकि उसी का एक पार्ट है। और इसके 3 डायमेंशन है, ठीक है, 3 डायमेंशन है। क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट, लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन में कितने वुमेन्स जो कि वर्क कर रही हैं। फिर एम्पावरमेंट, इनको राइट्स क्या क्या मिला हुआ है, इनका पार्टिसिपेशन कहाँ पे है। फिर इनकी बात यह है कि जैसे मान लीजिए कि वुमेन्स का जो होता है कि चाइल्ड मैरिज एक्ट जो होती है सारी चीज़ों को लेकर, अगर मान लीजिए इसका 15 साल में हो जाता है तो 45 के आसपास, जो कि मतलब अप्रॉक्सीमेटली आपका 30 ईयर होता है इनके पूरे लाइफ का जो कि रिप्रोडक्टिव। इससे क्या होता है, इनकी जल्दी शादी, जच्चा बच्चा, फिर प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम आती है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिक्कत कर जाती हैं। तो ये चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद आते हैं जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में इसको डेवलप किया है। वर्ड हैप्पीनेस, देखिए आप कितने पैसे वाले हैं मैटर ये नहीं कर, मैटर ये करता है कि आप कितने खुश हैं। देखिए बड़ा कॉन्ट्राडिक्शनरी, कुछ लोग कहते हैं पैसा ही सब कुछ होता है, पैसे हैं तो पैसे से खुशी खरीदी नहीं जाती, लेकिन पैसे से खुशी मिलती है। कुछ लोग पैसे भी रखे हैं उसके बावजूद भी खुश नहीं, क्योंकि उनके पास कुछ अपने रिस्ट्रिक्शन है। सपोज करिए कि अगर कोई रईस आदमी है, अगर वो मीठा खाना चाहता है, डायबिटीज का बीमारी, तो उसको नहीं खा सकता। जैसे एक बहुत बड़े शेयर मार्केट के पंडित थे, उनका नाम झुनझुनवाला करके था, तो उनका एक इंटरव्यू छपा था। लोग कहते हैं मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं जो चाहूँ वो खा लूँ, लेकिन मैं तरस जाता हूँ मीठा खाने के लिए क्योंकि मैं शुगर का पेशेंट हूँ। इसको लेकर के हैप्पीनेस की बात करते हैं तो देखिए पब्लिश जो की जाती है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा की जाती है। इसके आप 6 वेरिएंट यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे पर कैपिटा इनकम, सोशल सपोर्ट, हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेशन एट द बर्थ, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइस, और जेनेरियो एंड द प्रोसेस करप्शन, कि कितना आपके देश में करप्शन है या नहीं है उसका। फिर ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की बात करते हैं, ये भी उतना है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। OECD बेटर लाइफ, तो ये हमने जो कि बात किया क्लासिफिकेशन ऑफ द कंट्री बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए इकोनॉमिक कैपेसिटी के आधार पे हम पूरे विश्व की इकोनॉमी को क्लासीफाई करते हैं। जैसे कहते हैं कोई डेवलपिंग कंट्री, कोई डेवलप्ड है, कोई अंडर डेवलप्ड है, जैसे। बट ये इकोनॉमिक कैपेसिटी नहीं काम करती, क्यों? क्योंकि चाइना विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, फिर भी ये अपने आप को डेवलपिंग कंट्री के रूप में डिक्लेयर करता है। चाइना से बहुत ऐसी छोटी इकोनॉमिक कंट्री हैं वो जो कि डेवलप कंट्री में आती हैं। बिल्कुल सही है। तो एक चीज़ नहीं कर सकते हैं, सबका अपना अपना, क्योंकि ओपिनियन होता है, अपना अपना परसेप्शन। जैसे लो इनकम कैटेगरी का होता है, मिडल होता है, अपर मिडल होता है, हाई इनकम, पैसे को लेकर के ये क्लासीफाई करते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया। फिर चैप्टर की समरी है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, कंपोजिशन ऑफ कंपोजिट डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, फिर उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, इसके बारे में डिस्कस किया। प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टमेंट जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो कि एडजस्ट किया गया 2018-19 में। जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, OECD बेटर लाइफ इंडेक्स है। फिर जो फिजिकल क्वालिटी ऑफ द लाइफ इंडेक्स है, इसको किया जाता है। इसके बाद अगर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखिए दिया गया है, क्या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में पूछ रहा है, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। आगे इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री एक्ट इज इंक्रीज, इसको लेकर के बात किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2012 में पूछा गया है। इसेंशियल पार्ट ऑफ द इंक्लूसिव गवर्नेंस की क्या क्या पार्टें हैं इंक्लूसिव ग्रोथ गवर्नेंस या इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो फिर यहाँ पे आंसर दिया गया 1 2 3 का। फिर मेंस में भी पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, ठीक है। इंक्लूसिवनेस एंड द सस्टेनेबिलिटी टुगेदर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर के। फिर उसके बाद बोला साइलेंट फीचर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात के बारे में बात किया है। फिर उसका एनालिसिस और सजेशन के प्रोसेस में पूछा है। 2016 में सवाल पूछे गए हैं, कॉमन चैलेंज है इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर के पूछा। मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छा भी है। और हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा पॉवर्टी इनइक्वालिटी,
को लेकर के इसको डिस्कस करें, पॉवर्टी इनइक्वालिटी एंड द अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के हम जरूर डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप जो कि कन्विंस होंगे। शेयर और लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को जरूर रिकमेंडेड करिए, नहीं किस हिसाब से स्टडी चलती है। तो आज से सेंटर दिल्ली में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन। जय हिंद जय भारत।